तो राजू श्रीवास्तव जी आपके सामने हैं। अगर मैंने इनसे पूछा कि आपकी सरकार ने क्या किया है तो बड़ा भारी सवाल होगा। इनसे यह पूछना कि पड़ेगा कि का किए हो, का किए हो गुरु इतने दिनों में, तो जवाब देंगे। राजू भाई जी, आपकी हंसी निकालना सबसे कठिन काम है। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहले नमस्कार वगैरह कर लूं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आशीर्वाद, और बराबर वालों का ऐसी तैसी। मेरे साथ तो मंत्री जी चलते फिरते जोक हो जाते हैं, और कई बार लोग मुझे लगता है गंभीरता से लेते ही नहीं है। अभी गाड़ी से उतरे तो एक साहब बोले आपको टीवी बहुत देखा है। हमने कहा जी जी धन्यवाद, जिंदा पहली बार देखा है। तो पता नहीं चला वो मेरी खिंचाई थी कि तारीफ थी। मैं हूं तो मूलतः, जैसा आप लोगों को पता ही है, हम दोनों कानपुर के हैं, कानपुरिया हैं। लेकिन फिर बॉलीवुड में नाम करने के लिए हम मुंबई चले गए थे, और बहुत वहाँ संघर्ष करना पड़ा, बहुत पापड़ बेलने पड़े, और फिर धीरे धीरे नाम हुआ। तो मैं बम्बई से आ रहा हूँ। अच्छा, बम्बई वालों के लिए आजकल एक गाना बदल गया है, मुझे अभी टैक्सी वाले ने बताया। पहले हम लोग बोलते थे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अब बोलते हैं बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। क्योंकि वहां फैल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी वहां फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में सब बहुत सही है, बहुत अच्छा है। अभी पिछले दिनों मैं कानपुर गया जी, आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है। हाँ। तो जैसे ही गंगा पुल क्रॉस किया, मास्क नदारत, कोई मास्क नहीं पहने था। और जिससे पूछो कोई मास्क किसी की जेब में भी नहीं होता था। और जैसे ही आप उनसे पूछेंगे अरे मास्क नहीं रखे, ये बाबा की नगरी है, आनंदेश्वर भगवान पनकी मंदिर, बाबा के आशीर्वाद है, यहाँ कोनो करोना नहीं बिल्कुल। मनोज, मैं तो सबसे विनती करूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मास्क अभी हमें पहनना है और इसको कंटिन्यू करना है। भले ही दवाई आ गई है, कंटिन्यू करना है। अगर मास्क नहीं पहनोगे तो वो फिर वो 150 रुपये वाला क्वार्टर 600 रुपये में लेना पड़ेगा। जो लॉकडाउन में लेते थे महंगा। अर्थव्यवस्था जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पे रही। आप कॉमेडियन टर्न आउट पॉलिटिशियन है। जी जी। राजनीति में आप आए। मुझे ये बताइए कि पॉलिटिशियन टर्न आउट कॉमेडियन कौन सा ऐसा सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आपको लगता है? नहीं, मैंने महसूस किया और मेरे परिवार जनों ने महसूस किया कि एक बंदा जिसने 100 रुपये में अपना कार्यक्रम आरंभ किया था, 100 रुपये फीस थी, और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे मुंबई में वहाँ 3 से 4 महीने ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा। शुरुआत में संघर्ष होता है, मैं उसमें कुछ बहुत सहानुभूति नहीं चाहता। संघर्ष के बाद जब मिलता है तो उसका आनंद भी आता है, और सबको संघर्ष करना ही चाहिए जीवन में। तो ये वहाँ से निकल के जब लोगों ने इतना प्यार दिया कि हम घर घर पहुँच गए, चाहे कैसेट्स के ज़रिए, चाहे सीडी, डीवीडीज, टीवी शोज़, ये वो पूरे दुनिया में। तो खुद ही अकेले बैठ के ग्लानि महसूस होती बम्बई के फ्लैट में या अपनी गाड़ी में बैठ के। मैं जब खिड़की से झांकता हूँ तो देखता हूँ वॉचमैन को, चौकीदार को या रिक्शे वाले को। मुझे लगता है यार तालियां तो इन्होंने ही दी है मुझे, बनाया इन्होंने ही है, और मैं एक्चुअली इन्हीं की नकल करके सुनाता हूँ स्टेज पे। वो सब्जी वाले गजोदर भैया की नकल हो, किसी किसान की नकल हो, किसी दूध बेचने वाले की। तो हमने कहा एक्चुअली इन्होंने हमें दिया है, और इनकी कॉपी कर करके हमने इतना अर्न किया। हमने अभी तक इनके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर वो समय आया और एकांत में बैठ के हम अक्सर विचार आते थे। और ये विचार ज़्यादातर आप देखिए, आप भी जब टेम्पल वगैरह जाते होंगे, मंदिर या जिनको भी आप मानते हैं वहाँ जाते होंगे, उस वक्त आप जब शीश नवाजते हैं तो ध्यान जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं लोगों के बीच जाऊँगा और लोगों के काम करूँगा और संघर्ष करूँगा। और वो फिल्म स्टारों वाली राजनीति नहीं, वो कार में बैठे बैठे वाली नहीं, ज़मीन पे उतर के कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ संघर्ष करूँगा। और मैं बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने वो मुझे मौका दिया, वो अवसर दिया। और
फिल्म सिटी वगैरह मेरे अंडर में आई, जिसके लिए मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो तकलीफ़ें देखी हैं कलाकारों की, कि उत्तर प्रदेश में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं सर, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, साधन नहीं है कि वो मुंबई जा पाते। वो सोचते हैं हम कहाँ रहेंगे, कौन रखेगा, इतना खर्चा कैसे उठाएंगे। तो उनका जो टैलेंट है वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है, उन्नाव में समाप्त हो जाएगा, बिजनौर में, बाराबंकी में। तो यही सब निवेदन हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और वो साकार हुआ जी। और मुख्यमंत्री जी ने हमें हरी झंडी दी और उन्होंने हमें पूरा आशीर्वाद दिया, बोले कि आपका फील्ड है, आपने इसमें 40 साल दिए हैं, आप इसमें अध्ययन करके लाइए और सरकार से क्या चाहिए, अब सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता चला कि ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोजगार सृजन भी है और उनका सपना भी साकार हो सकता है इसके ज़रिए। तो इस तरह से फिल्म सिटी बिल्कुल निर्माण के नज़दीक आ गई है। मैं फिल्म सिटी और तमाम गंभीर मुद्दों पर अभी आऊँगा, जी जी। क्योंकि यहाँ सब लोग बहुत देर से, राणा भाई बैठे हैं, जयप्रताप जी बैठे हैं, देखिए कितना गंभीर है सब मामला। आप भी जब इनके संग कभी बैठकों में शामिल होते होंगे, आप लगता होगा क्या खाम खाम इतने सीरियस, बड़े आराम से काम हो सकता है। मुझे ये बताइए, देखिए, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। और मेरी जिंदगी का एक ही मूल मंत्र है, उसको आप अपना लीजिए, बहुत सफलता मिलेगी। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भैया तुम रहने दो, हम कर लेवे। हाँ राणा साहब, ये यहीं तक के लिए है। नहीं, ये यहीं तक इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सजीव प्रसारण हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सब आपको जी पर नहीं भाई, आप सबको ईमानदारी से काम करना है, मेरे चक्कर में मत पड़ना। तो आप कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बने जी। लेकिन पॉलिटिशियन में ऐसा कौन सा व्यक्ति, किरदार आपको नजर आया जो बेहतर कॉमेडी कर लेता हो? आजकल जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, जिनसे मुझे बहुत खतरा है, वो है राहुल गांधी। मेरा काम वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको अपना अपना करने दें, क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं। अभी चुनाव चल रहे हैं वहाँ, मतलब नज़दीक आ गए। बंगाल में पांच राज्यों में चुनाव घोषित हो गए। 27 मार्च को पहली वोटिंग है। तो मुझे कुछ चुनाव के कुछ किस्से मेरे जहन में घूमने लगे हैं। जब भी कहीं चुनाव होते हैं, बहुत सारे नेता वोट बैंक के लिए, लुभाने के लिए गरीब की झोपड़ी में जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ सो जाएंगे, और माता जी के साथ, उनके साथ भोजन पानी करेंगे। ये सब टीवी पे आता है। तो मैंने इस पे कुछ कहा था। ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब बुढ़िया के घर पे दस्तक हुई। बुढ़ी निकली, अरे को है, अरे को ठोके डाल रहा, अरे रुको, आ रहे हूं। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो, बहन जी आई हैं, ये आज रात आपके झोपड़े में गुजारेंगी। बहन जी? भैया तुम्हारी बहन हुई है? हमारी बहन के मेरे 12 साल हुई के बच्चा। नहीं अम्मा, वो नहीं, ये मायावती जी हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ये आज रात आपके झोपड़े में गुजारेंगी। अच्छा भैया हम सुला लेते इनको, मगर गरीब का घर है, 4 पाई एक ही है, राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। उनसे कहा तुम इनको मना कर रही हो, मायावती जी को मना कर रही हो? चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे। चटाई भी तो एक है, शिवपाल लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी आप सीढ़ी पकड़ लो। सीढ़ी? हाँ, सीढ़ी पकड़ लो, छत खाली होगी। हाँ, मैं समझ गया। छत पे आप, बहुत सस्पेंस है, सुनिएगा। हाँ, छत खाली होगी। बहन जी सीढ़ी चढ़ती हैं, कोई आए, गेस्ट आए, ले आइए, डरिए नहीं। अरे आइए, कैसे भैया? मृत्युंजय भैया, बैठिए। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार मृत्युंजय का स्वागत है। बिल्कुल भाई है अपने। हाँ, तो सीढ़ी पकड़ लीजिए। हाँ, सीढ़ी पकड़ लीजिए।
तो वो उनसे कहा कि आप सीढ़ी पकड़ लीजिए, छत जरूर खाली होगी। बहन जी सीढ़ी चढ़ती हैं तो छत से आवाज आती है, बड़ी पहचानी हुई आवाज उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश सरकार हवा में परिवार देती। अब विधानसभा बैठे मोदी हम बैठी, हम स्वयं बात कहे। अब हमारा लड़का अखीज बैठी, अखीज बात कही, अखीज बैठी, सिपा प्रोफेसर साहब बैठी, प्रोफेसर साहब बैठे बात कही सुन, हम बात कही सुन, और मायावती जी खड़ी है, अब वहीं खड़ी। लेकिन नेताजी की बातें सुन के कभी लगता है कि इनकी जब शरद पवार से बात होती होगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो कौन समझता होगा? या तो दोनों समझते होंगे सिर्फ, या दोनों भी नहीं समझते होंगे, ऐसे ही टाइम पास करते होंगे। शरद पवार बोलते होंगे, यह तो शेतकरी का प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र मतलब शेतकरी शिवसेनेचा कार्यक्रम, शिवसेना मतलब काय, शिवसेनेचा कार्यक्रम से मतलब से, तो प्रश्न सिर्फ काय सरकारचा प्रश्न है, और पॉजिटिव तो शिवसेनेचा कार्यक्रम से कशी बसू। तो मुलायम सिंह जी ने उसके आगे कहा, आप आ गई सोम बैठी बैठी, आप बैठी तो बा कही सो हम बैठी, अब हमें लगा सुपा हुआ कही। दोनों नहीं समझ रहे हैं, दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो दोनों की बात को समझे सिर्फ शिवपाल जी। शिवपाल जी बोले, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बैठे थे बात कही, आप बैठे इटावा में गए हैं, हैं? 3-4 बार हैं किया, तब तक दोनों निकल गए। एक छोटी सी घटना बताता हूं, मैं भी मुलायम सिंह के साथ एक चुनावी दौरे पे था, कई जगह हम लोग गए थे। हाँ। और चौपर पे हम लोग थे, तो मैं मुलायम सिंह जी के बगल में बैठा था, उनके सामने वाली सीट में उनके जो पीएसओ थे वो बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं मुलायम सिंह जी के कान में अगर कुछ कहता था तो वो अपने पीएसओ को देखते थे कि ट्रांसलेट जब करो। नहीं, जब पीएसओ उनसे दूर से बिना आवाज के ही बोलता तो वो समझ जाते थे, बट मेरी बात वो नहीं समझ पाते थे। खैर, ये लेकिन इसमें लॉकडाउन में हम सब लोग परेशान रहे, सब बंद हो गए, घरों में कैद रहे, और वही एक बचाव था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, जितना ज़रूरी ना हो ना निकलें। इस पे नेताजी भी परेशान हो गए थे। हाँ। मुलायम सिंह जी बोले, आप जो लॉकडाउन परेशान हो गए, 3-4 महीने घर पे है, परेशान हो गए। अब इस लॉकडाउन फायदा भी हुआ है, लॉकडाउन हमें सिखाया, परिवार के साथ बैठी, परिवार को समय दिया, एक दूसरे के साथ बैठी। अब लॉकडाउन में जब हम सिपा अखिलेश साथ बैठी, तब हमें पता चला कि अखिलेश अच्छा लड़का है। वैसे आपको पहला टिकट मुलायम सिंह ने ही दिया था। देखिए उनके और वो कम से कम 8 साल से लॉकडाउन में हैं, उनको क्वारंटीन कर रखा है। आपने अभी लॉकडाउन की बात की, कोरोना की बात की, तमाम सारी बात की, तो क्या लगता है आपको 2020 निकला, उसमें क्या खोया क्या पाया आपने? 2020 में क्या खोया क्या पाया, मैं तो अपनी स्टाइल में बताऊंगा, बाकी तो मंत्री जी ने बताया भी। देखिए, खोया तो वो है जो गाजर के हलवे में पड़ता है। वैसे पाया पापा जी बता रहे हैं चारपाई के नीचे लगे हैं। नहीं, पाया यहाँ अमीनाबाद में भी मिलता है। 2020 यार मनोज मैं याद नहीं करना चाहता, इसने इतना तकलीफ दी है, कईयों ने अपनों को खोया है, और वो तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, इनका सबका मैं अभिनंदन करूंगा
कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश और इतना अच्छा कंट्रोल किया इस कोरोना को, और जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ संख्या ज़्यादा थी मरीजों की, और उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे से टैकल किया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही मैं बात चाहूँगा कि अपनी सरकार के लिए इस बात के लिए तालियां बजानी चाहिए। मतलब चाहे जो माइग्रेंट लेबर थे जी जी, या उनको पीपी किट उनको घर तक पहुंचाना हो, सब कुछ जितनी भी चीजें थी, मतलब मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं इस बात को प्राउड करता हूं कि हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ कंट्रोल रहा और इस सरकार ने काफी कुछ किया, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी जी, मैंने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देखा, वो खुद उस जगह जाते थे जहाँ वो देख रहे हैं खाना जहाँ पैक हो रहा है, डब्बे जहाँ पैक किए जा रहे हैं जो गरीबों को बंटने हैं, कैसे पहुँचेंगे एक आम आदमी तक ताकि कोई भूखा ना रहे, या पहुँचाने की व्यवस्था जहाँ से बसें जानी थी उस जगह तक पहुँचते थे। एक एक आदमी से पूछ भी रहे थे कि आपसे किसी ने पैसा तो नहीं लिया, ठीक बात है, आपसे किसी ने चार्ज तो नहीं किया घर पहुँचाने का। वो लोग कहते थे नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए। तो ये सब देख देख के एक आंख हमारी भर आती थी। तब हम मुंबई में थे, हमें लगता था यार हमारा गार्जियन, हमारा मुखिया देखो सड़कों पे किस तरह से निडर होके और बेखौफ अपना रिस्क लेके और लोगों के बीच हैं, और तब बहुत ग्लानि महसूस होती थी कि हम घर के अंदर कैद रहते थे और घर में बैठे बैठे व्यंजन खा रहे होते थे। तो लेकिन हमें निकलना अलाउ नहीं था सरकार की तरफ से। अभी इंडियन टीम ने बहुत सारे कठिन हालातों में मैच जीते, कई लोगों ने सैकड़े बनाए, शतक बनाया। देखिए, जब वो मैच स्टेडियम का नाम रखा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो हम समझ गए मैच होते ही भारत जीतेगा, कि नाम ही रख दिया तो उनके साथ जीत लगी हुई है। मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं। अब मैच ही मत कराओ, टॉस करो और कह दो इंडिया जीत गई, तुम लोग घर जाओ। तो बहुत लोगों ने एक बार टॉस का सुनिए, एक बार टॉस हो रहा था तो दोनों अंपायर जा रहे थे टॉस के लिए। अब अंपायर को मालूम नहीं कि कैप्टन हकला है, ठीक से बोल नहीं पाता। अंपायर ने सिक्का उछाल दिया, हाँ बोलो बोलो, यही दे दो। देख देख के मांग रहा। तो बहुत लोगों ने सेंचुरी मारी, बड़े लोगों की सेंचुरी याद है, सचिन तो खैर शतकों के शतक मार गए। पिछले दिनों पेट्रोल ने शतक मारा है, एक बेहतरीन शतक मारा है। और मुझे याद है वो, आप फंसाने वाले सवाल जरूर करना। अच्छा, ये हंसाने वाला सवाल है? नहीं, फंसाने वाला नहीं। मुझे याद है कि बीजेपी बहुत प्रदर्शन करती थी, पेट्रोल की कीमतों में जो हाइक होती थी, डीजल की कीमतों में हाइक होती थी। तो अब जो पेट्रोल ने सेंचुरी मारी और बहुत सारे लोग बल्ला लेके पेट्रोल पंप पे खड़े होकर अपनी सेल्फी खींच रहे हैं और बता रहे हैं कि सेंचुरी मार दी, पेट्रोल डलवा लिया। अब बताइए, अब आप सीरियस होंगे कि हंस के बताएंगे? यार, हम पहले भी 1000 का भराते थे, हम आज भी उतने का भरा रहे हैं। हम रेट पूछते ही नहीं उससे, हम जितने भरते उतने का भरो। तो उस हिसाब से हमें फर्क नहीं पड़ा। वैसे बहुत मनोज तू गरीब होने का नाटक मत कर, मनोज तू गरीब होने का नाटक मत कर। मैंने देखा है तुझे पेट्रोल की टंकी फुल कराते हुए। बजा लीजिए ताली, अभी पेट्रोल डलवाना पड़ेगा गाड़ी में, चिंता मत करिए, बजाते रहिए ताली। राजू भाई, बहुत दिनों से लालू को नहीं सुना हमने, आपको लालू प्रसाद जी को जो आप सुनाते थे कुछ। उनको हमने माफ किया कि बिकॉज वो जेल में है। अब जेल के अंदर आदमी को क्या करे, क्या मजाक करे, है ना, वो पहले से सजा काटे। लेकिन कमाल है, जिस जेल में हैं उन्होंने उसी जेल का एक टाइम पे उद्घाटन किया था। तो हालांकि उद्घाटन करते वक्त ही उनको उसी वक्त अंदर हो जाना चाहिए था। उद्घाटन किया, लो मैं अंदर। तो काफ़ी लेट आए वो। और लालू जी बता रहे थे कि उन्होंने वो मास्क पहना था बड़ा वाला, सर, वो N95 पहन के लालू जी चले गए अपने समधियाने खाना खाने, डिनर पे।
अब जैसे खाना लगा तो वो मास्क वो बड़ा वाला वही निकाल के रखा, खाने लगे। इतने वेटर आया, उसी में रायता डाल के चला गया। जी चलिए कानपुर की बात करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है, बनारस की बात करता हूं। यहां पर कोई यू टर्न नहीं होता है, गाड़ी जा रही है जहां मुड़ जाएगी वही यू टर्न है। यहां का ट्रैफिक स्टाइल ऐसा है, और आपने तो कानपुर देखा ही हुआ है। तो और बॉम्बे के ट्रैफिक से कोई उसकी तुलना? बॉम्बे से अगर मैं तुलना करता हूं कानपुर की, तो पहली बात तो चाहे कानपुर हो, बनारस हो, बागपत हो, कोई भी शहर हो, सबको अपनी जन्मस्थली, अपना शहर, अपना गांव, अपना प्रदेश पसंद होता है, और वही उसी से जाना जाता है, उसी से पहचाना जाता है। तो आज भी मेरे अंदर कानपुर है। और मैं बोलते ना, हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी वो एक नाव। नाव, ठीक है। तो नाव, हाँ, मतलब मैं उन्नाव का हूँ। कानपुर में एक चीज जो मैंने नोट की, जो मुझे बहुत मजा दिलाती है, खासतौर से मुंबई की रहन सहन को लेके। कानपुर में सब चीज आराम से करते हैं और छुट्टी के मूड में रहते हैं। अरे बैठो यार, हमने कहा निकल रहे हैं यार, अभी मेरी फ्लाइट है, 2 बजे की फ्लाइट है। 2 बजे है यार, अभी 1:30 बजा है, 1:30 बजे भागे जा रहे हो, आधे घंटे वहां करोगे क्या जाके? 2 बजे का है ना, 1:45 पहुंचा देंगे। अरे हमने कहा वो ट्रेन नहीं है। तो छुट्टी के मूड में रहते हैं। तो एक बार हमने किसी से ऐसे कह दिया, हमने कहा कानपुर में घंटा घर पे बम फूटा है। अरे नहीं यार, सब अफवाह है, सब बेकार की बात, कोई बम हम नहीं फूटा। हमने कहा नहीं फूटा है। हाँ, वो आतंकवादी का और कोई काम है नहीं है, यही शहर मिला उनको, कानपुर। अबे किसी बम्बई में करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? मान ही नहीं रहे हैं। तो हमने मोबाइल पे दिखाया, हमने ये फोटो देखो, ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, मतलब साले 3-4 दिन छुट्टी होएगी। मेन मकसद जो है आराम से है। ये जो वेब सीरीज आई अभी बीच में, तांडव हो गई या मिर्जापुर हो गई, इन सबको लेकर काफी झंझट रहा, क्योंकि हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का एक लंबा सिलसिला है। ये आपकी फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? देखिए, मैंने अपने दम पे इसका विरोध किया, अपने व्यक्तिगत जो मेरी क्षमता है उस पे बल पे, और यहाँ जो दायित्व मुझे मिला है उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी निवेदन किया, और उन्होंने मेरी बातों को सुना। मैं बता रहा था, वो नोट करते जा रहे थे। ये बड़ा अजीब है, हमारे ही कुछ हिंदू कलाकार इसके लिए दोषी हैं। कई हिंदू कलाकार हैं जो हिंदू देवी देवताओं पे जोक करेंगे। अब इनसे अगर मैं पूछता हूँ कि किसी और मजहब पे क्यों नहीं करते हो, क्योंकि फतवा हो जाएगा, वहाँ घर तोड़ दिया जाएगा। लेकिन हिंदुओं को अब चलता है, कर कुछ बोलते नहीं यार, हिंदू में एकता वेकता है नहीं, सब चलता है। एक तो इस बात की मुझे शिकायत है। होना ही चाहिए कि हम अपने धर्म का पालन करें और दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ठीक है? यही होना चाहिए। अब ये आक्रोश था, मैंने जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को उठाया। अतः उस वेब सीरीज़ देखी मैंने, तांडव, मिर्ज़ापुर, आश्रम। आप परिवार के साथ देख नहीं सकते। तो ये कौन सी वेब सीरीज़ बनाई जाती है जिसमें या तो उनको लिख दे कि आप लोग इसे अलग अलग देखिए, साथ में देखना मना है। और वही पर्टिकुलर सैफ अली दो वेब सीरीज में इस तरह की हरकत करता है, और अपने यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि अपने ये माना गया सब चलता है। आप कर सकते हो, किसी और देश में नहीं कर सकते ऐसा, किसी मुल्क में नहीं कर सकते। तो ये कहीं कहीं ऐसा नहीं कि हम हंसाते रहें और चुटकुले करते रहें और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे परिवार है, बच्चे हैं, हम भी इसी समाज में मूव करते हैं, विचरण करते हैं। हमें भी फ्लाइट से जाना होता है, इसी ट्रैफिक से गुजरना होता है। सारे लोगों से दोस्ती है, मित्रता है। तो सबका फर्ज है, सिर्फ कलाकार और नेता का ही नहीं, सबका फर्ज है कि ऐसी गंदगी जहाँ देखें उसका विरोध करें।
ऐसी वेब सीरीज का बहिष्कार करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने अभिनंदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कड़ाई के साथ यहाँ से पुलिस की टीम मुंबई भेजी और वहाँ कुछ लोगों के खिलाफ FIR हुई, कुछ लोग अंदर हैं। अंदर तो खैर यूपी सरकार खूब कर रही है तो अंदर भी है जो बहुत ज़रूरी है। और अब केंद्र सरकार ने भी इसमें पहल किया और इस पर भी वेब सीरीज़ पे भी हमारी मांग थी कि इसको भी सेंसरशिप के अंडर में लाया जाए। ऐसा ना हो कि जो चाहे आप बनाएं, शूटिंग करें और फिर उसको अपलोड कर दें। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो बताते हैं ये वोकल है सरकार के खिलाफ, इसलिए तो ये सब क्या हो रहा है? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कानून अपना काम कर रहा है। अभी इससे पहले कुछ और लोगों पे पड़ी थी, अब ये बहुत सारे लोगों के साथ इन पे भी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि अगर इनका लेज़र सब क्लियर है, अकाउंट्स अगर सब क्लियर हैं, तो कोई माइकलाल इनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये सारे अकाउंट्स सामने रख दें, सारी चीज़ें बता दें, खर्चे बता दें, ये बता दें। अभी एक कैश ट्रांजैक्शन आया निकल के, कुछ 6 करोड़ रुपए एक हीरोइन को दिए। तो हम लोगों से तो कहा जाता है कि 20,000 से ज़्यादा का आप कैश ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, यहाँ 6 करोड़ का है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को माफ़ करते रहें, छोड़ते रहें, क्योंकि ये लोग मशहूर हैं? वैसे जिनको नहीं याद है या जो नहीं मालूम है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जब गवर्नमेंट इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस जमाने में किशोर कुमार से बैन हुए थे, को बैन किया गया था और आंधी फिल्म आई थी, उसको भी बैन किया गया था। तो ये एक सिलसिला है। तो क्या ये वो सिलसिला नहीं है राजू भाई, अगर आप कहेंगे तो? किशोर कुमार साहब के हम सब फैन हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब प्रशंसक हैं। लेकिन किसी कलाकार को पावर दिखा के या दबाव बना के मतलब खरीदा नहीं जा सकता। किशोर कुमार साहब को उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, संजय गांधी की तरफ से था कि आप सब काम छोड़िए, हमारे कार्यक्रम में आइए। वो उन्होंने कहा हमारी कुछ रिकॉर्डिंग है, हमारी कुछ पहले से तय कार्यक्रम है। बोले नहीं, उनको सबको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि एक राजा बोल रहा है, राजकुंवर बोल रहा है, तो सब काम छोड़ छाड़ के गाने वाने छोड़िए और कांग्रेस की रैलियों में माइक लेके ठेलिया पे खड़े होके गाइए। तो वो खुददार आदमी थे और अभिमानी थे, मतलब स्वाभिमानी थे और उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया। उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। बैन रहे उनके गाने, रेडियो पे नहीं बजते थे, टीवी पे नहीं बजते थे, नई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी, उनके कार्यक्रम नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया क्योंकि उसूल और नियम के पक्के थे। किशोर कुमार साहब की एक बात बताऊं, जैसे मैंने कहा कि मैं बड़ा फ़ैन हूँ, आप भी फ़ैन हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये होली नज़दीक आ गई, इसलिए थोड़ा सा मैं चांस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। होली से जोड़ सकते हैं आप इसे। होली वाले दिन भी दिखा देना इसको। अच्छा ठीक है। रिपीट दिखा देना, काट के एडिट करके। हाँ दिखा देंगे, बताइए तो। नहीं, अच्छा मैं चिंता नहीं करूँगा कोई चिंता नहीं। एक गाना किशोर कुमार साहब का हम लोगों ने बचपन में सुना है, तो तब वो गाना लगता था हमें रोमांटिक, प्यार भरा गाना लगता था। उस गाने को अभी हमने पिछले हफ्ते फिर से सुना, तो मेरा ध्यान गया कि ये रोमांटिक है ही नहीं। अब शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये गाना टॉयलेट में हो रहा है। ऐसा लगता है एक टॉयलेट में हीरो बैठा है और बगल वाले टॉयलेट में हीरोइन बैठी है। ये गाना वहां हुआ है। आप देखिए, है पुराना गाना। अब आप मेरे अंदाज सुनिए, उधर से आवाज आती है, सुनो कहा कहो कहा सुना सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। अरे चली। वो आगे यहां तक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, चली हवा झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। और गाने के एंड में क्या है, आप गाना सुनिए, एंड में क्या है, जरा सा कुछ हुआ तो जरा सा कुछ हुआ तो।
होली है। तो ही इज द किंग ऑफ कॉमेडी राजू श्रीवास्तव जो हमारे साथ थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।